अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 83 स्टार्ट करते हैं जी ईद के बाद। भाईजान मैं फिर यही काम करता रहता है। अच्छा जी, ईद से पहले हमारी बात चल रही थी रेशोज़ की, IS 8 की और सिमजन इक्विटी की, ऐसे ही है ना? तो आज सिर्फ रेशोज़ पे बात हो सकी है, IS 8 की थेरी या सिमजन इक्विटी की थेरी पे बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह कल, हारून साहब कैसे हैं आप? खड़े हो जाए ना, ज़रा आपने ज़्यादा छुट्टियाँ की हैं, खड़े हो जाए, चुप के बैठे खामोश हो के। तो हमने जो है वो कल EPS स्टार्ट कर देना है। अब IS 8 की थेरी, IS 1 शेयर इक्विटी की थेरी या MCQs, या अब हो सकता है हम कल एक्स्ट्रा क्लास करें, वरना परसों का तो हमारा टाइम होता ही है जिसके अंदर हम ये एक्स्ट्रा काम करते हैं, वो हम साथ साथ करते रहेंगे। रेशोज़ भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। रेशोज़ में 3 तरह के सवाल आते हैं। या तो वो कहेगा रेशो कैलकुलेट करो, इंटरप्रिटेशन कर दो, या वो कहेगा रेशो कैलकुलेट करो, या करके भी दे देता है और कहता है रीजंस ऑफ वेरिएशन बता दो फ्रॉम प्रीवियस ईयर या फ्रॉम इंडस्ट्री एवरेज। या तीसरी किस्म वो है जो मैंने आपको होमवर्क में सवाल दिया था एपी वैक वाला, कि वो कहता है बस ये काम करें तो रेशोज़ पे क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज़ होगी फलां रेशो या डिक्रीज़ होगी। ये 3 तरह के सवाल हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक सफ़ा तैयार कर रहा हूँ, अपने ही लेक्चर खोल कर। ये सफ़ा तैयार हो रहा है जी, इसके अंदर मैंने लिख दिया कि इस तरह से कि रेशो क्या बताती है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस। ये अभी इनकी बारी नहीं आई, अभी यहाँ पे बारी चल रही थी, ठीक है ना, फिर वो मेरी गाड़ी चलाने की बारी आ गई, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तो आगे ना, मतलब इंटरप्रिटेशन, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हाई रेशो या लो रेशो का मतलब क्या है कि इंडस्ट्री से रेशो अगर हाई है तो क्या रीज़न्स हो सकती हैं, इंडस्ट्री से रेशो लो है क्या रीज़न हो सकती है, या अपने प्रीवियस ईयर से रेशो बढ़ गई है या कम हुई है, तो हाई या लो रेशो का क्या। तो ये एक कुछ 4 एक सफ़े में कोशिश कर रहा हूँ बने, इससे ज़्यादा ना बने, 4 सफ़ों के ऊपर आपकी रेशो का जो मेन मतलब यूटिलिटी क्या है, बताती क्या है, थोड़ी इंपॉर्टेंस और इंक्रीज डिक्रीज़ की रीज़न्स, ये 4 सफ़ों पे आ जाएंगी इंशाल्लाह। होपफुली कल मैं आपको ये दे दूँगा, लेकिन उसके बाद फिर आपकी जान नहीं छूटनी है। फिर मैंने ये 3-3 4-4 करके आपसे सुनने हैं, और जिसने नहीं सुनाने उसको करार वाकई सज़ा भी देनी है। क्योंकि मसला ये है, आपको इस टॉपिक की समझ आ जाती है और इंटरप्रिटेशन में आप टाइम ज़ाया करते हैं, तो वो नहीं करने देना। आपको मोटे मोटे 2-2 3-3 पॉइंट्स याद करवा देने हैं, ताकि समझते हुए हम डिस्कशन खुली डुली करेंगे। लेकिन जब पर्चे में लिखने की बारी आए तो हमारे पास शॉर्ट चीज़ें मौजूद हों। जिस तरह का सवाल है, अगर हाई इंक्रीज डिक्रीज़ की बात करता है, रीजन ऑफ वेरिएशन की बात करता है, तो हम हाई रेशो लो रेशो वाला डाटा यूज़ कर लेंगे जो यहाँ में हमने सीखा होगा। अगर इंटरप्रिटेशन कहता है तो इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, हम ये वाले पॉइंट्स में से कोई 1-2 याद रह गए जो पर्चे में जाते जाते, तो वो लिख देंगे। और अगर एपी वैक टाइप सवाल आ जाए, जो कि 2 दफ़ा आ चुका है, एक दफ़ा रिसेंट टाइम में आया, उससे पहले वाला सवाल था, तो हम वो भी तरीका आज सीख लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इस रेशो को अगेन वही बात कर रहा हूँ कि साथ साथ चलाऊँगा ज़रूर। ये सफ़ा जब तैयार हो जाएगा तो इस सफ़े पे आप रेशोस याद करके मुझे सुनाते रहेंगे, 3-3 4-4 करके मैं आपसे सुनता रहूँगा, और इक्का दुक्का सवाल भी हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन IS 8 की थेरी या MCQs या सिमजन इक्विटी की थेरी जो रहती है उसके MCQs, वो इंशाल्लाह हम एक्स्ट्रा क्लास में ही करेंगे। इस हफ्ते वाली में हो गया, ठीक है, एक आधी और कर लेंगे, उसमें ही वो एक्स्ट्रा काम करेंगे। कल से इंशाल्लाह हम अर्निंग्स पर शेयर स्टार्ट कर देंगे। 3 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं मेन, EPS, NPO, कैश फ्लोज, ठीक है। फ्रेमवर्क का टॉपिक जो है वो 1 दिन में हो जाता है, आप उसके भी 2 दिन लगा लें। 6 दिन EPS के हैं, 7 से 8 दिन NPO के हैं, 9 से 10 दिन कैश फ्लो के हैं, यानी हम ऑन टारगेट हैं। और ये तीनों टॉपिक्स जो हैं, फ्रेमवर्क में भी सवाल लाजमी आता है चौथे में से भी, लेकिन उसके अलावा ये तीनों जो हैं, EPS हो गया, NPO हो गया, कैश फ्लो हो गया, ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कैश फ्लो तो और ज़्यादा रेड अलर्ट हो चुका है, क्योंकि कैश फ्लो में इस अटैम्प्ट के अंदर उसने कंप्लीट सवाल नहीं टेस्ट किया जो गुजरी है, तो अभी वो इस वक्त जो है वो मतलब जो है ना हाई अलर्ट के ऊपर कैश फ्लो पहुंचा हुआ है। तो अभी भी कुछ नहीं गया। अगर आप आज से ये नियत कर लें, ईद मोड अब ऑफ हो चुका है ना, ईद के बाद करेंगे, वो ईद के बाद अब आ गया ना, तो आप ये 3 टॉपिक्स प्लस फ्रेमवर्क, ये 4 टॉपिक्स ऐसे करिए कि आपसे जिस दिन ये टॉपिक ख़त्म हो अगले दिन कोई आई कैप भी पेपर ले तो आप उसको पास कर सको। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके ये 4 टॉपिक्स प्लस मैं रेशोज़ भी साथ चला रहा हूँ, IS 8 की रिवीजन चलेगी, एक आधा हफ्ता वो जो एक्स्ट्रा क्लास में हम MCQs कर रहे हैं, थेरी पढ़ रहे हैं, वो भी रिवाइज़ हो रहा होता है। ये 5 से 6 टॉपिक्स आपके समझे आखिरी महीने के अंदर बिल्कुल करंट तैयार होकर पहुँचेंगे। तो जितनी मेहनत आप इस महीने के अंदर कर लेंगे, आपके आखिरी महीने की मेहनत उतनी ज़्यादा सेव हो जाएगी, बचत हो जाएगी आपकी। और ये तीनों टॉपिक्स, जी भाई, अच्छा आ तो रही है ना आवाज़?
आ रही है काम आ रही है। अच्छा, आवाज़ बढ़ा दें जी। तो ये तीनों टॉपिक्स जो हैं फ्रेमवर्क में से भी सवाल लाजमी आता है। 4 से 5 से 7 नंबर का सवाल वो दे ही रहा है तकरीबन हर अटैम्प्ट के अंदर, लेकिन वो आसान है। एक दिन वैसे मेरा टारगेट होता है 2 दिन बच्चे लगा दें, तो मैं 2 दिन भी लगा लेता होता हूँ। बाकी ये तीनों टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं तीनों टॉपिक्स के अंदर भी आपने गुंजाइश नहीं छोड़ी, तो ये भी आपकी बचत है। फिर मैं एंड पे आपको बता दूंगा किस तरह से आप प्लान करें चीज़ों को, रिवर्स ऑर्डर में चलें या शुरू से चलें, वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज से ही ये नियत रखें, ठीक है, कि ये टॉपिक्स ये सारे ही मस्ट अपीयर टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, गुंजाइश नहीं छोड़नी। ठीक है, मेरा दिल था आज ईपीएस स्टार्ट कर जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि अभी इट्स टू अर्ली, एक दिन और रेशोज़ को मिल जाए। ये नहीं कि बच्चे कम थे, मैंने कर देना था स्टार्ट अगर मुझे गुंजाइश मिल रही होती तो, लेकिन थोड़ी सी गुंजाइश अभी मिल नहीं रही थी। कल इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे ईपीएस को, रेशोज़ को थोड़ा एक तरफ लगा लेंगे ना। फिर आपको कल एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा, फिर मैं वो साथ साथ चलाता रहूँगा। और इस वीक में मेरा प्लान है 2 नहीं भी हुई तो 1 तो लाजमी है, लेकिन कोशिश करूँगा 2 एक्स्ट्रा क्लासेस कर लें, जिसके अंदर IAS 8 के MCQs, IAS सिस्टम इक्विटी के MCQs और उनकी थ्योरी, ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ये कर लेंगे हम। ठीक है, ओके, डन। पास पेपर 8, पास पेपर 9 और क्वेश्चन बैंक 5 ये हमने डिस्कस किया आज क्लास के अंदर। और होमवर्क में मैंने आपको ये 5 और 6 अभी भी होमवर्क में रखे हैं। कितने बच्चों ने ये 5 और 6 अटैम्प्ट किए थे, पास पेपर 5 और 6? 2-4 बच्चे हैं भाई। आवाज़ सही हो गई है? हाथ खड़ा कर दें, आवाज़ सही होगी कैप वाले भाई। ओके, डन। अच्छा, ये मैंने इसलिए आज डिस्कस नहीं किए क्योंकि मैंने जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाया है इसमें रीजंस ऑफ वेरिएशन ही मैं लिख रहा हूँ। जब मैं ये दे दूंगा आपको तो फिर उसके बाद फिर मैं ये होमवर्क भी आपसे लूँगा। फिलहाल मैंने इसको होमवर्क में रहने दिया, डिस्कस नहीं किया। ठीक है, पास पेपर 9 अच्छा लेकिन बहुत आसान सवाल है, बट सोल्यूशन देखे बगैर ईमानदारी से आपने इसको भी अटैम्प्ट करना है। मैं ये कल डिस्कस कर लूँगा। 11 देखते हैं कल होता है या परसों होता है, क्योंकि कल हमारा EPS भी स्टार्ट हो जाना है। ये मैंने स्टिल होमवर्क में रखा क्योंकि एंड पे आकर मैंने इसकी डिस्कशन ज़रूर की है, लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स चूँकि डिस्कस नहीं हुए तो मैंने कहा था अभी बाकियों को आप ट्राई भी करिएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो पास पेपर 8 से बात शुरू करते हैं जी। ये 5 और 6 इनमें क्या था? गिव पॉसिबल रीजंस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलेट रेशियोज, गिव पॉसिबल रीजंस ऑफ वेरिएशन फ्रॉम इंडस्ट्री या फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो मैंने आपको कहा 3 तरह के सवाल आते हैं, या तो वो कहेगा रेशो निकालो और इंटरप्रिटेशन कर दो, थोड़ा एनालाइज करो, कमेंट करो, एक तो ये हो गया, इंटरप्रिटेशन करवा देता है, या वो यूँ कह देता है रेशो निकालो, या इवन रेशो निकाल के भी दे देता है कभी कभी। यहाँ पे रेशो उसने निकाल के दे दी थी 5 में, रेशो निकाल के दे दी और कहा बताओ वेरिएशन की रीज़न। यहाँ पे उसने क्या कहा, रेशोज निकालो और इंडस्ट्री भी रेशो दे के कहा उसने 6 के अंदर कि वेरिएशन बताओ। तो ये सवाल तो उस डॉक्यूमेंट में तैयार हो रहा है, इसलिए मैंने फिलहाल इसको डिस्कस नहीं किया। ठीक है, एक टाइप का ये सवाल है जो अब ICAP रूटीन के अंदर टेस्ट कर ही रहा है, अगर इस तरफ आए तो। ठीक है, वो क्या है, रेशोज निकलवाएगा और कमेंट करवा लेगा, लेकिन साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी अब देना शुरू कर दिया ICAP ने। तो ये 7वां और 8वां सवाल इस जैसे ही थे, और कमर लिमिटेड वाला सवाल जो आज होमवर्क में दिया वो भी ऐसा ही है। और तीसरी किस्म वो है जो एपीवैक वाला सवाल है, जिसको मैंने आज सिखाना है। वो सवाल बच्चों को बहुत पिटाई कर करके वो रूल्स जो यहाँ पर 3 लाइनों में लिखे हुए हैं, वो रूल्स अभी लास्ट टाइम मैं अपनी वीडियो ही देख रहा था थोड़ी देर पहले कि मैंने पिछली दफ़ा क्या कराया था, मैं वो देख रहा था ना। ठीक है, उसके अंदर बच्चों को बताया था कि ये सवाल और इस जैसा कोई भी सवाल वो हो सकता है, और उस जैसा सवाल पर्चे के अंदर आया हुआ था रेशो को, लास्ट टाइम भी आया। तो तीनों तरह के सवाल टेस्ट हुए हुए हैं, तीनों तरह के आ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि कैसे कैसे फलां टॉपिक टेस्ट हो सकता है। ठीक है, शेयर में इक्विटी का टॉपिक वैसे तैयार है, सिर्फ उसकी थ्योरी और MCQs रहते हैं। IAS 8 का टॉपिक वैसे हमारा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके MCQs और थ्योरी रहती है। हाँ, कोई क्वेश्चंस रहते होंगे तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। कंप्यूट करें ये 3 और 3 6 और 6 दूनी 12 रेशोज़, 6 दूनी 12, 16 और 17 की रेशोज़ निकालनी है, 6 6 12। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल होता है जिसमें रेशो की कंप्यूटेशन पे मार्क्स दे देता है। कोई ऐसा जालिम सवाल भी तो आ जाता है कभी कभी, आपके सारे ख्वाब चिकना चूर हो जाते हैं कि हम रेशो कैलकुलेट करके वो नंबर तो ले लेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वो रेशो कहता है तुम रहने दो, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, तुमने नंबर लेने हैं, रीजंस बताओ वेरिएशन की। तो बहरहाल अच्छा सवाल जिसके अंदर कंप्यूटेशन ऑफ रेशोज़ के मार्क्स होते हैं, ये लकी सवाल होता है क्योंकि ये आपको आता होता है।
ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने पागलों की तरह ये नहीं करना, आपने जनाब लिखना है क्वेश्चन नंबर कौन सा है पर्चे के अंदर, लेट से क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने यूँ लिखा उस डिब्बे के अंदर क्वेश्चन 7, उसके बाद नीचे लिखा आपने पार्ट ए, उसके बाद आपने यूँ लिखा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, फिर आगे आपने लिखा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट पूरा लिखूंगा मैं, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल, फिर उसके बाद इनटू 100, फिर आगे फिगर, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट का नाम पूरा लिखना है तो चलो लिख लो, लेकिन एक बार यूं कर लेना आसानी के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखकर ब्रैकेट में जीपी ये लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, सवाल से जाके उठाना है जीपी। लेट्स से 2017 की बात कर रहा हूँ, 98 ओवर सेल 371 इनटू 100, ठीक है, ये 2017 हो गया। ऐसे ही 2016, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आंसर लिख देना है आपने, जितने परसेंट भी हो जो भी आंसर है, ऐसे ही इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ही तो लिखा हुआ है आपने अंग्रेजी में, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सेल है, बस टाइम बचाना है, ठीक है। आपके 8 नंबर के की कैलकुलेशन में आपने 12 रेशोज़ निकालनी है यहाँ पे, तो 8 इंटू 1.8 करो तो 12 मिनट कहीं जाके बनते होंगे, ऐसे ही है, थोड़े ज़्यादा बन जाते होंगे। तो 13-14 मिनट के अंदर आपने ये 12 रेशोज़ निकालनी है, तो टाइम कम होता है, क्विकली करना है। अच्छा फिर आपको नहीं थोड़ा आराम से निकल आएंगे, हम तो 13-14 मिनट में निकालेंगे, तो भाई यहाँ से आराम से निकलती हो तो जल्दी निकाल लो ना, 7-8 मिनट में काम टाइम निकाल के थोड़ा सा किसी अगले सवाल के अंदर इन्वेस्ट कर लेना। मुश्किल सवाल भी पर्चे के अंदर होते हैं, आसान भी होते हैं, सबको मैनेज करना होता है, किसी में टाइम ज़्यादा लग जाता है तो किसी में सेव भी करना होता है, तो जो काम आसानी से क्विकली होना है वो क्विकली करना है पर्चे के अंदर, ओके। अच्छा चले, ये तो होगी बात कंप्यूटेशन की। मैं बिल्कुल भी कंप्यूट नहीं करवाऊंगा आपको रेशोज़, उसकी वजह ये है कि आपको आती हैं, फॉर्मूला बता देते हैं, जरा आप खुद ही बता देते हैं। जीपी ओवर सेल, नेट प्रॉफिट ओवर सेल, रिटर्न ऑन एसेट्स। अब एसेट्स के बारे में खामोश है तो कौन से, टोटल, फिर नॉन कर नहीं लेना जब तक वो खुद ना कहे, ठीक है। तो पीबीआईटी ओवर टोटल एसेट्स, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी ओवर एवरेज कैप। अच्छा एवरेज हमने सिर्फ 2 चीज़ों को किया था, एक कैपिटल एम्प्लॉयड को किया था और एक डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री को, ठीक है। हाँ एवरेज इक्विटी भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ क्या है जी, पीबीआईटी ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। डेट इक्विटी रेशियो दो तरह की थी, लेकिन मैंने कहा था क्या करना आप, हाँ आप डेट ओवर, आप यहाँ पे तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे तो आप लिखोगे डेट इक्विटी रेशियो या गियरिंग रेशियो भी लिख सकते हैं, पर उसने नाम लिखा हुआ ना डेट इक्विटी, तो डेट इक्विटी लिखो, डेट इक्विटी रेशियो। उसके बाद मैंने आपको कहा था ये 2 तरह की होती हैं, आप डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट करो, इसमें जो आंसर होगा अगर वो मोर देन 50% है तो कंपनी इज मोर रिस्की मोर गियर्ड, और अगर जो आंसर आया है वो लेस देन 50 है तो कंपनी इज लेस रिस्की लेस गियर्ड, जो भी कह लें आप, ठीक है। एक और तरीका भी था कि आप क्या कर लें, आप डेट ओवर ओनली इक्विटी कर दें, जी हाँ, इनटू 100, आंसर जो भी होगा अगर वो मोर देन 100% है तो इट इज मोर रिस्की, और अगर आंसर इज लेस देन 100% है तो ये लेस रिस्की। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप ये वाला यूज़ कर लिया करें, इसको समझाना ज़रा आसान है, खुद के लिए समझना आसान है, ठीक है ना। अच्छा खैर, तो उसने कहा डेट इक्विटी रेशो, तो आप यही वाली रेशो लिखा, लेकिन अगेन अंग्रेज़ी नहीं लिखनी, आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सवाल से जाके उठाएंगे डेट, ये 170 है, और इक्विटी प्लस डेट, इन दोनों का टोटल ऐसे डायरेक्ट शो कर दो, उसको शो करो। डेट कितना है जी 170, इक्विटी कितनी है 280 प्लस 170 इंटू 100, ये 17 का आ गया, यही 16 का भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ही तो लिखा है आपने, अंग्रेजी का टाइम बचाना है। आप सोच भी रहे हैं, आप फिगर्स को ढूंढ भी रहे हैं,
और फिर आप अंग्रेजियाँ लिख के भी टाइम ज़ाया करें, तो वो मुश्किल ही 10-12 मिनट के अंदर ये रेशियोज़ कैलकुलेट होती हैं। पर्चे के अंदर सारा कुछ आपके जहन में होता है, जिसमें एक टॉपिक रेशो भी है। अभी तो रेशो पढ़ रहे हैं ना, तो फटाफट ऐसे कर दो, नहीं मसला नहीं, तो जो टाइम बचे वो बचाना है। ओके चलें, अच्छा ऐसे तो आप रेशोज़ निकाल लेंगे। आगे चलें, करंट रेशो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज़, ये रेशो निकल आए, ये 8 नंबर मुफ्त के थे आपको मिल गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कमेंट करो, कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, कमेंट करो ऑन प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एंड लिक्विडिटी पोजीशन। कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव का मतलब इन 6 रेशियोज को सामने रखते हुए प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात में डेट इक्विटी रेशियो के ऊपर बात करेंगे और ये लिक्विडिटी के अंदर बात। अच्छा, लिक्विडिटी में तो सिर्फ बात भी किसकी करनी चाहिए, करंट रेशो की। डेट इक्विटी रेशो तो वैसे ही वो डेट रेशो है, थोड़ी सी बात करनी है, खामखा कर देंगे, अगर नहीं भी करें तो काम चल जाएगा, ऑप्शनल है। ठीक है ना। अच्छा, अब तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन 4 की बात करनी है। बल्कि जीपी और नेट प्रॉफिट की बात कर दें, इसमें भी वही बात ही होनी, कोई इतना फ़र्क नहीं है। ठीक है, चलते हैं ऊपर। क्वेश्चन है आपका कोई अहमद? अच्छा, सवाल पढ़ते हैं ज़रा। सवाल में क्या है, बैलेंस शीट है, फिक्स्ड एसेट बड़े बढ़ गए, करंट एसेट बड़े कम हो गए। अब यहाँ से देख के ये लग रहा है कि शायद फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं, कैश पड़ा था उसको यूज़ करके, मैं मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा कैपिटल भी थोड़ा बढ़ा है, लेकिन लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ थोड़ी कम हुई, शायद हमने ये करंट एसेट यूज़ करके भी करंट लायबिलिटी पे की हो, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना इसकी वजह से, शायद ऊपर मसला दूसरा ही है। अभी ये लग रहा है नीचे वाला इन्फॉर्मेशन पढ़े बगैर ये बात है। ठीक है, ये बैलेंस शीट खत्म हो गई, बैलेंस शीट खत्म हो गई। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े हैं। असल में ना 300 से 371 पे सेल का आना, सेल का इंक्रीज़ है। अगर ये छुपा पड़ा हो तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये यूनिट्स ही बड़े होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है सिर्फ महंगाई बढ़ी हो, सिर्फ सेलिंग प्राइस बढ़ाई हो हमने, इन्फ्लेशन ना भी, हमने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी हो तो सेल्स बढ़ गई हो। लेकिन जब ये चीज़ सामने आती है तो हमें ये नज़र आता है कि जी ये सेल्स का इंक्रीज़ जो है ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स के बढ़ने की वजह से। ठीक है, ओके डन। अच्छा आगे, वैसे ही अभी मैं पढ़ा कुछ नहीं है, वैसे ही ये सारी बातें कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सीखते हुए, पढ़ते हुए, गपशप लगाते हुए, सवाल डिस्कस करते हुए, हम जो कहेंगे जैसे कहेंगे जितनी देर कहेंगे डिस्कस करते रहेंगे, पर पर्चे में नहीं। पर्चे के लिए सफ़ा तैयार कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये जब थोड़ी सी बात आज वो एपी वैक वाले सवाल की हो जाए ना, ताकि तीनों टाइप के सवाल हमारे पास सामने आ जाएँ। वेरिएशन वाला तो सफ़ा तैयार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपसे सफ़ा जो है वो याद करवाना है। समझ लिया हमने सारा टॉपिक, डिस्कशन हम खुली डुली करते थे, लेकिन पर्चे के लिए आपको वो मैं याद करवाऊंगा, माजरत के साथ वो मैं करवाऊंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है जी। अच्छा, कैलकुलेटर्स हाथ में हैं? जीपी रेशो क्या आएगी 16 की, 90/300 30%, और 98,371 जी। अच्छा, अब देखा जाए कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो ज़रा निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो निकालो ज़रा, वैसे नज़र आ रही है 70% है, और यहाँ 74% होगी। ठीक है ना, सेल्स भी बढ़ी हैं। ठीक है, ज़रा चेक करते हैं, ऐसे ज़रा बातें चेक कर रहा हूँ। सेल्स हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करके बताओ कितने परसेंट बढ़ी हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करके बताओ सेल्स कितने परसेंट बढ़ी हैं। 73 नहीं, 71 डिफरेंस है, इसको डिवाइड करो 300 से, बताओ पिछले साल के निस्बत सेल्स कितना बढ़ी। 23% सेल के अंदर इंक्रीज आया, ऐसे ही है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल में कितना इंक्रीज है? 73 डिवाइड बाय 210,
ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐसे सारी बातें कोई नहीं करनी, नीचे उन्होंने बातें बताई हुई हैं, ये शक की बुनियाद के ऊपर ये सारी बातें हम कर सकते थे। हमने एक बात की थी कि सेल बढ़ेगी ना तो कॉस्ट ऑफ सेल भी साथ ही बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है। क्या ख्याल है? ये चेंज नहीं होती नॉर्मली हो भी सकती है, थोड़ा बहुत चेंज है भी सही, शायद हमारी तो ये परसेंटेज थोड़ी बढ़ी भी है कॉस्ट ऑफ सेल की, हो सकता है हमें मटेरियल महंगा मिला हो सस्ता मिलने की बजाय, रेयर हो, हम ज़्यादा चीज़ खरीदने गए हों, तो हो सकता है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई हो, हमने ओवर टाइम लगवाया हो ये नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये चेंज नहीं होती है। सेल बढ़ी है तो देखो ये बढ़ रही है, सेल कम होती है तो ये भी कम हो जाती है, सेल के साथ ये। लेकिन ये जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं ये नॉर्मली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने से इस कॉस्ट ने वैसे टोटल में तो बढ़ना नहीं है, ये होती है फिक्स कॉस्ट। नॉर्मली जब फिक्स कॉस्ट होती हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएं, ये अपनी जगह कायम रहती हैं, तो ये रेशियो इंप्रूव होती जाती है। यानी कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो ये नॉर्मली इंप्रूव नहीं होगी नंबर ऑफ सेल्स के बढ़ने से, बल्कि आपकी तो डिटीरियोरेट होगी उल्टा, लेकिन चेंज नहीं होती, नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो आपकी सेलिंग एक्सपेंस ओवर सेल रेशो होगी, एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल रेशो होगी, ये सेल के बढ़ने से नॉर्मली कम हो जाती है, क्योंकि आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको मिलने लग जाती हैं। आपने एक बिल्डिंग किराए पे ली है, मैंने कहा था मिसाल के तौर पे, आपने उसमें 10,000 यूनिट बना के बेचे, आपने लाख रुपए किराया देना है, आप उसमें 20,000 बना के बेचें, आपने लाख रुपए किराया देना, आप 1 लाख यूनिट बना के बेचें, किराया 1 लाख ही रहना है, तो किराया तो फिक्स रहा, तो रेशो इंप्रूव होती जा रही है, उधर सेल बढ़ती जा रही है, इधर से रेंट नहीं बढ़ रहा। एडमिन एक्सपेंस मिसाल के तौर पे या सेलिंग या कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, वैसे कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, एडमिन एक्सपेंस कह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये इंप्रूव होता जा रहा है। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हमने लिखा हुआ था, मैं इस सफ़े में भी लिख रहा हूँ, ये सारी बातें ना, ये आपके वाली ही बातें जो हाईलाइट करवाई यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जीपी रेशो इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ताकि आपको एक जगह पे आप हर वक्त ये सफ़ा अपने साथ रखें। मैं फोटोकॉपी भी रखवा दूँगा, गला ख़राब हो जाए तो नया उठा लें, ठीक है ना। आप हर वक्त ये सफ़ा अपने साथ रखें, उठते बैठते चलते फिरते, हॉस्टल से निकले खाना खाने गए, सफ़ा साथ वहाँ बैठ के देख लिया, अच्छा ये चीज़ें हैं जीपी के अंदर, ये चीज़ें नेट प्रॉफिट के अंदर, अच्छा ये है एक्सपेंस रेशो की 2-4 बातें, अच्छा ये हैं एसेट टर्नओवर की 2-4 बातें, ये ज़रा सामने हर वक्त रहेंगी तो रिवाइज़ होता रहेगा, इसलिए ये सफ़ा बना रहा हूँ। बातें वही हैं, किताब से उठा के लिख रहा हूँ, या कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ ऐड कर रहा हूँ या कुछ यहाँ ऐड कर रहा हूँ, वो वैसे आपके लिए, ताकि एक 4 सफ़े के ऊपर ये टॉपिक आ जाए, ठीक है ना। तो वहाँ पर फिर हम इंशाल्लाह कर लेंगे। खैर ये सारी बातें तो ऐसे जनरल थी कि जी ये सारी बातें इस तरह से हैं। रेशो ये मैंने यहाँ पे लिखा, कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल रेशो डज नॉट नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल, जैसे आपको पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन सेलिंग एडमिन नॉर्मली चेंज विद चेंज इन सेल्स। ये है वो बातें वहीं पे, यहाँ बस इकट्ठी कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें बेहतर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही है कि जो आपको निशान लगवा के आपको कहा था बनाएं, वो ज़्यादातर बातें वही रहें, उनमें ज़्यादा चेंज ना आए, ताकि आप आसानी से आपके हाँ ये हमारे काबू में है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये बस 2 बार पढ़ना है, तीसरी बार याद होना है, तो हमने वैसे खुद भी लिखा था, ये इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलें, ये तो बातें थी, आगे चलो। यार वैसे जीपी रेशो आपने थोड़ी देर पहले बताया था 30% से कम हुई है, क्या ख्याल है? जीपी रेशो 30% से कम हुई है और 26% पे आ गई है गालिबन, ठीक है। जीपी रेशो कम हुई है लेकिन जीपी बढ़ा है। अच्छा, नेट प्रॉफिट रेशो क्या थी? नेट प्रॉफिट रेशो 22/300 हैं, 7%, और इधर 8, ये इंप्रूव हो गई। याद है आपको कहा था कि जीपी और नेट प्रॉफिट को भी कंपेयर करो, अगर लो जीपी और हाई नेट प्रॉफिट रेशो हो जाए, जीपी रेशो कम हुई है, नेट प्रॉफिट रेशो इंप्रूव हुई है, तो मतलब जो दरमियान वाली ऑपरेशनल कॉस्ट्स हैं वो बेहतर मैनेज हुई हैं। लेकिन ये तब था जब नीचे वाली सारी कहानियाँ ना लिखी होती, हम यूँ लिखते कि मे बी दे हैव मैनेज्ड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मोर efficiently, they have controlled their operational costs, they are on cost saving strategy वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने सारी बात बताई हुई है नीचे। उन्होंने नीचे क्या बताया हुआ है? उन्होंने ये बताया है कि 1 जनवरी 17 से सेलिंग प्राइसेस को कम किया है। यहाँ तो और ही पता लग गया कि ये सेल का बढ़ना, ये सेल्स का बढ़ना दरअसल डिस्काउंट दिया था, ट्रेड डिस्काउंट्स कहते हैं, सेल लगा दी हमने, 5% सेलिंग प्राइस कम की तो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए, इस वजह से बढ़े थे।
इस वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने की वजह से सेल्स की अमाउंट भी बढ़ी हुई। लेकिन चूंकि हमने सेलिंग प्राइस कम कर दी थी तो थोड़ी सी जीपी रेशो हमारी गड़बड़ हो गई ना, ठीक है, क्योंकि हमने 5% डिस्काउंट दिया है, मतलब हम जहाँ से खरीद रहे हैं या बना रहे हैं उधर से डिस्काउंट थोड़ा ही मिलने लग गया है। हमने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को थोड़ा सा कम किया है अपनी सेल बढ़ाने के लिए, ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगली बात, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट की तरफ आते हुए ये चेंज क्यों आया है, ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। आगे आगे यहाँ पे तो ये कह रहे हैं ड्यूरिंग 17 सप्लायर डिमांडेड प्राइस इंक्रीज ऑफ 4%। यहाँ पे तो ठटक जाना चाहिए था, क्यों? हमने 5% सेलिंग प्राइस कम की, हमारा सप्लायर कह रहा है मैं 4% बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब हमें तो दो धारी तलवार पे रखा जा रहा है। एक तरफ से रेवेन्यू कम और तरफ से कॉस्ट बढ़ रही है, परचेज बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। तो हमने कहा 1 मिनट भाई रुको रुको, हम नहीं बढ़ाने दे रहे। एसकेएल रेजिस्टेड द प्राइस इंक्रीज। फिर लड़ाई झगड़ा जो टेबल टॉक होती है उसके ऊपर तय ये पाया, उन्होंने कहा ठीक है आप 4% बढ़ाएं मत, लेकिन फिर आप पेमेंट जल्दी कर दें। तो हाउएवर बोथ पार्टीज एग्रीड टू रिड्यूस द क्रेडिट पीरियड। फौरन इधर ध्यान आया, अच्छा करंट लायबिलिटीज़ जो कम हुई हैं ना, ये इसी वजह से हुई हैं कि हमने क्रेडिटर्स को जल्दी पेमेंट की है। हमने उन्हें कहा प्राइस मत बढ़ाओ, हम जल्दी पेमेंट करेंगे, तो फिर ये क्रेडिटर्स पे हुए हैं। प्रोबेबली ये थोड़ा सा करंट एसेट्स में यूज़ किया होगा, हमने किया होगा इनको यूज़, ठीक है, लेकिन ये एक वजह नज़र आ गई, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज़ के कम होने की वजह नज़र आ गई कि हमने प्रॉम्प्ट पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, ठीक है। ये सारी बातें डिस्कशन वाली हैं, लिखना क्या है वो एंड में बता देता हूँ। और उसके बाद ये तो आज तक प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस है, आप तो लिख रहे हैं, लेकिन फिर जब कल सफ़ा मिल जाएगा आपको, होपफुली कल मिल जाएगा, नहीं तो परसों तक लाजमी इंशाल्लाह, जब वो मिल जाएगा तो फिर मैं वो वाले आपको याद करवा दूंगा, फिर पर्चे के लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट सारा सीखा, डिस्कशन सारी कर ली, उसके बाद पर्चे के लिए हम फिर छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर लेंगे ताकि ये ज़रा समराइज हो जाए ना, वरना फैली हुई बातें बहुत हैं इसके अंदर। जी बेटा वो मैं बताता हूँ, वो अगली कहानी है, ठीक है। फिलहाल तो सिर्फ इतनी सी बात देखी हमने तो हमें नज़र आ गया, अच्छा करंट लायबिलिटीज़ में नॉर्मली क्रेडिटर्स ही पड़े होते हैं। क्रेडिटर्स कम क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने जल्दी पेमेंट कर दी, क्रेडिट डेज कम हो गए, क्रेडिटर्स कम हो गए ना फिर, ठीक है। अच्छा अगली बात वो कहता है एसकेएल हैड बीन रनिंग इट्स बिजनेस इन अ रेंटेड बिल्डिंग हुज एनुअल रेंट वाज 15 मिलियन। ठीक है जी, किराए की बिल्डिंग थी, 1.5 करोड़ उसका एनुअल किराया था। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में एसकेएल परचेज्ड दिस बिल्डिंग फॉर 200। उन्होंने कहा हम ये बिल्डिंग खरीद लेते हैं। अच्छा वो बाद में फिलहाल तो ये नजर आया, ये जो इतना बड़ा इंक्रीज आया था ये क्या हुआ, हमने ये बिल्डिंग खरीद ली। अब बिल्डिंग 200 की खरीदी है, आप कह रहे हो 170 का इंक्रीज आ रहा है, ये क्या चक्कर है? सिर्फ डेप्रिसिएशन हुई होगी, जरूरी नहीं है, वो कुछ लिखा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, ये भी तो पुराने एसेट्स पड़े हैं, ये भी डेप्रिशिएट हुए होंगे, और नया जो 200 वाला आया है एसेट वो भी तो डेप्रिशिएट हुआ होगा। अगर कुछ और भी ना हो तो डेप्रिसिएशन तो है ही, लेकिन एक पहले भी एसेट्स पड़े हैं, कोई इक्का दुक्का शायद बिक भी गया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 200 की बिल्डिंग खरीद ली है और बहुत हैवी अमाउंट इंक्रीज़ किया। परसेंटेज निकाल के देख लें 170/240 करेंगे तो 60-70% इंक्रीज़ आ गया आपका एसेट्स के अंदर, करके देख ऐसे अगर करना है तो, ठीक है। तो थोड़ा इंक्रीज़ तो नहीं आया, ओके। तो बहरहाल इस इंक्रीज़ की वजह हमें पता लग गई नीचे जाके। वैसे हम मे के साथ ये बात करते कि मे बी दे हैव परचेज्ड फिक्स्ड एसेट्स यूजिंग करंट एसेट्स, लेकिन अब हमें पता लग गया है कि उनके फिक्स एसेट्स में इंक्रीज़ आया है, 200 मिलियन की उन्होंने बिल्डिंग खरीद ली है। अब खरीदी कहाँ से है? यहाँ से तो सिर्फ 110 रुपये कम हुए हैं, वो तो क्रेडिटर्स को भी पे किए हुए हैं, सारे पैसे तो यहाँ से यूज़ नहीं हुए, बिल्डिंग 200 मिलियन की है। अब शक पड़ा, अच्छा ये सारी बातें तब है जब ये ना लिखा हो, तो मैं तब कह रहा हूँ कि ये ना लिख के दे तो भी हम मे के साथ ये सारी बातें कर सकते हैं। फिर हम मे के साथ क्या कहते हैं, अच्छा मतलब 200 की बिल्डिंग खरीदी है, कुछ कैश यूज किया होगा, मे बी दे हैव यूज सम कैश एंड दे हैव रेज्ड सम लॉन्ग टर्म लोन ऑल्सो टू परचेज द फिक्स्ड एसेट। पता नहीं बिल्डिंग है कि नहीं है, मुझे तो नहीं पता, वो तो नीचे बताया गया, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी अब हम आपको बता रहे हैं कि एसकेएल हाँ थोड़ा सा कैपिटल भी लाए हैं, 200 मिलियन की बिल्डिंग खरीदी है, सिर्फ 20 मिलियन घर से लाए हैं, तो बाकी फिर कैश कुछ यूज़ किया होगा, कोई लोन शोन लॉन्ग टर्म लिया होगा, ऐसे ही काम चलाया उन्होंने तो, ठीक है। अच्छा
तो वो बता रहा है, वो ये बात बता रहा है। हम मे के साथ बात नहीं करेंगे, ये तो बता देता है, अच्छी बात है, ठीक है। ये वरना हम मे के साथ, मैं तैयार इस पे कर रहा हूँ कि ये ना भी दे तो आप 2-3 ऑप्शंस मे के साथ, क्योंकि लाजमी तो नहीं है ऐसा हो, मे के साथ आप ये 2-3 बातें लिख लो, ठीक है, कि ये फ़र्क हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। लेकिन फिलहाल उसने कहा कि ये हुआ है। क्या कह रहा है? SL had been running its business in a rented building whose annual rent was 15 million. During the year, SKL purchased this building for 200 million. Funds were arranged partially through a long-term loan. तो बाकी फिर वो सिर्फ ये कह रहा है 200 मिलियन की बिल्डिंग खरीदी है और फंड्स को हमने पार्शली लॉन्ग टर्म लोन से अरेंज किया, लॉन्ग टर्म लोन लेकर अरेंज किया। तो बाकी फिर जाहिर है आपने घर से कुछ पैसे लाए हैं, कुछ जो है वो अपने करंट एसेट्स कम हुए हैं उनके, तो इधर यूज़ किया होगा उन्होंने, ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज एस्टिमेटेड एज, अच्छा अब अगली बात भी पढ़ ही लेते हैं। 75% ऑफ सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट इनकर्ड इन 16 वॉज फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब यह है कि सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं 75% ऐसे हैं जो इस सेल के बढ़ने से नहीं बढ़े, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का मतलब ही क्या है कि आपके 9 मिलियन यूनिट्स बढ़ गए हैं, लेकिन 75% जो कॉस्ट है ना टोटल सेलिंग एडमिन की, वो इसके से चेंज ही नहीं हुई होगी। 25% हो गई होगी, थोड़ी बहुत वेरिएबल है, बाकी फिक्स्ड है, ठीक है। अच्छा अब इस सारी बात को देखें तो आपको नज़र आ रहा है 170 मिलियन पे लोन चला गया है। एट द सेम टाइम जब लोन बढ़ा है तो 5 मिलियन से फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ गई है। नेट प्रॉफिट पे तो असर पड़ना था, 5 मिलियन की कॉस्ट पड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम 15 मिलियन की कॉस्ट सेव भी हो गई है। कौन सी? रेंट। तो रेंट 15 मिलियन का सेव किया हमने और इंटरेस्ट 5 मिलियन दिया, 10 मिलियन की सेविंग आ गई। अभी भी नहीं 200 वाली बिल्डिंग डेप्रीशिएट भी तो हुई है। 200 की बिल्डिंग ली है, 40 साल उसकी लाइफ बता रहे हैं, यूजफुल लाइफ 40 है, तो 200/40 करो तो 5 रुपए की डेप्रीसिएशन भी डाल दो, 5 रुपए की एडिशनल फाइनेंस कॉस्ट भी डाल दो, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, फिर भी 5 रुपए की नेट सेविंग है। तो एक तो वजह ये भी थी नेट प्रॉफिट की इंप्रूव होने की वजह ये भी थी कि 75% तो कॉस्ट ही फिक्स्ड है, उन्होंने तो चेंज नहीं होना था। उधर यूनिट्स बढ़े तो ये उस हिसाब से नहीं बढ़ी 75% कॉस्ट, तो जाहिर सी बात है जीपी कम हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट उतना कम नहीं हुआ। और एट द सेम टाइम एक और काम भी कर दिया हमने, जिसमें अब 15 मिलियन का किराया बच गया है, माना कि 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन और 5 मिलियन का फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन नेट में तो 5 मिलियन की सेविंग वो भी आ गई, तो नेट प्रॉफिट के ऊपर ये 2 असरात पड़े हुए हैं। इस वजह से जीपी आपका कम हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट स्टिल आपका बढ़ गया। ठीक हो गया। अब ये रेशोज कैलकुलेट हुई पड़ी हैं, वहीं पे जाएंगे, वहाँ पे जाके अब फिर सिर्फ बी रिक्वायरमेंट क्या थी, हाँ बता दी है कि कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव कमेंट ऑन लिक्विडिटी पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर कौन से? क्वेश्चन नंबर 7। जीपी 30% से 26 पे आ गया, नेट प्रॉफिट 7 से 8 पे चला गया, ये इंप्रूव हुआ है। वजूहात सारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अब पता है ना 4 नंबर के लिए बस थोड़ा बहुत ही लिखना है और क्या, ठीक है। अच्छा उसके बाद बाकी दोनों में इंक्रीज क्यों आया है? 6.8 से 8.6 पे चली गई, इंक्रीज आया, रिटर्न ऑन एसेट्स में इंक्रीज आया, तो डिनोमिनेटर तो बढ़ नहीं गया था? बोलो, डिनोमिनेटर तो बढ़ नहीं गया था? साथ उसको ओपन कर लेते हैं, करना चाह रहा था। नेट में देखो ना, टोटल एसेट उठाए हैं हमने, परेशान ना हो, टोटल एसेट उठाए हैं। जब टोटल एसेट उठाए हैं तो एक एसेट बढ़ा है तो दूसरा कम भी तो हो गया। नेट में इतना फ़र्क नहीं ना पड़ा, नेट में एसेट्स बढ़े ज़रूर हैं लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी तो बढ़ गया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 30 था, ये भी कितने पहुंच गया? 43 पे। पीबीआईटी यही होगा ना?
30 प्लस 13 रिवर्स बैक, तो ये 43, ये कितना था 30, तो ये भी तो बढ़ा है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट ओवर नेट प्रॉफिट प्लस पीबीआईटी कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, ये हो गया 20, तो इसको डिवाइड करो 440 से, तो ये 6.8% आ रहा है, और यहाँ पर 43 हो गया और ये सिर्फ 500 ही हुआ है, तो परसेंटेज निकली, तो ये बहरहाल बेहतर हुई है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी का इंक्रीज़ ज़्यादा है एसेट्स के इंक्रीज़ की निस्बत, इसलिए ज़रा उस तरफ खिंच गया काम, ठीक है ना। खैर छोड़ें इस बात को, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन कैलकुलेशंस का भी कोई इतना फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट हो चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, इनमें इंक्रीज़ क्यों आ रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ आ रहा है, बस इतनी सी बात है, इसलिए इन दो को कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जीपी और नेट प्रॉफिट को कमेंट कर दूंगा, इंशाल्लाह उसी के अंदर एक्सपेंसेस को भी कवर कर लूँगा और हम प्रॉफिटेबिलिटी को बता जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, हम कहेंगे कि जीपी तो कम हुआ है, सॉरी जीपी रेशो तो कम हुई है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है, हम कहेंगे जी इसकी रीज़न है सेलिंग प्राइस का कम करना, एट द सेम टाइम इसकी रीज़न ये है एडमिन कॉस्ट का कम होना, ठीक है। तो ये दो चार चीज़ें इस तरह से करके हम लिख लेते हैं। GP ratio has decreased to 26%, however amount of GP and net profit have increased which may be due to, may भी मैंने फिर भी लिख लिया त्यातन, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, हालांकि वो कह रहा था, ठीक है। दूसरी वजह एक्विजिशन ऑफ रेंटेड बिल्डिंग रिजल्टिंग इन नेट सेविंग ऑफ 5 मिलियन, अलग अलग नहीं करना पड़ा, मैंने यहाँ पे लिख दिया जीपी एंड नेट प्रॉफिट हैव इंक्रीज्ड, इसका मतलब जीपी रेशियो हैज डिक्रीज टू 26%, हाउएवर नेट प्रॉफिट रेशियो हैज इंक्रीज्ड टू 8%, आई थिंक 8 था ना, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे लिख दिए, लेकिन वो क्या वजह है कि जीपी और नेट प्रॉफिट की अमाउंट बढ़ी है, क्यों, डिक्रीज हुई सेलिंग प्राइस, एक्विजिशन ऑफ रेंटेड बिल्डिंग रिजल्टिंग इन नेट सेविंग ऑफ 5 मिलियन, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में शो कर दिया, अब लंबी कहानी लिखनी है तो लिखो, रिजल्टिंग इन रेंट सेविंग ऑफ 15 मिलियन एंड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 5 मिलियन एंड फाइनेंस कॉस्ट हैज इंक्रीज बाय 5 मिलियन, तो वही बात तो लिख दी है सारी, वो ब्रैकेट में लिख दिया, रिजल्टिंग इन नेट सेविंग ऑफ 5 मिलियन, 75% ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड सो दीज विल नॉट चेंज विद चेंज इन सेल वॉल्यूम, इस वजह से भी आपकी इंप्रूवमेंट आई। अगली बात लिक्विडिटी की तरफ जाएं, तो लिक्विडिटी ये क्या है जी, ये असल में ये रेशियो है, ज़रा ध्यान से देखें ज़रा, इक्वल वो ज़रा आगे फॉर्मूला है, ये 0.28 यानी 28%, 0.38 ये डेट इक्विटी रेशियो बढ़ गई है, हमने कौन सी वाली रेशियो यूज़ की है, इक्विटी प्लस डेट वाली ना, तो मतलब 50% से ऊपर रिस्क की, वैसे तो हमारी गियरिंग बढ़ गई है, 28% से 38% पे चले गए हैं, गियरिंग बढ़ी तो है लेकिन अभी रिस्की ज़्यादा नहीं हुए, ठीक है, अभी भी लेस रिस्की हैं क्योंकि 50% से कम ही, लेकिन उसने हमसे लिक्विडिटी मांगा, लिक्विडिटी के ऊपर कमेंट मांगा है, तो लिक्विडिटी तो बताती है हमारी करंट रेशो, तो मैंने लिख दिया है दूसरी क्लास में भी, आपको भी मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ लिक्विडिटी की बात करें तो करंट रेशो क्या हुई है, डिक्रीज, करंट रेशो क्या हुई है, डिक्रीज, क्यों हुई है डिक्रीज, इसके पीछे दो वजूहात हैं, पहली वजह हमने कैश यूज़ करके प्रॉबेबली करंट लायबिलिटी पे की, क्रेडिटर को पे किया, तो करंट लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि पहले बल्कि आज जा रहे हैं ना उस रूल्स की तरफ जा रहे हैं, समझ लग जाएगी वैसे ही पढ़ के, खैर हमने अपने कैश बैलेंस को यूज़ करके बिल्डिंग भी ख़रीद ली है, तो हमारे करंट एसेट्स कम हुए हैं ज़्यादा अमाउंट से, करंट लायबिलिटीज़ की निस्बत करंट एसेट्स ज़्यादा डिक्रीज़ हुए हैं, इस वजह से हमारी करंट रेशो डिटीरियोरेट हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात लिख देते हैं लिक्विडिटी के ऊपर कि जी डिक्रीज इन करंट रेशो इज़ मेनली ड्यू टू फाइनेंसिंग ऑफ बिल्डिंग एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स, थोड़ी सी बात लीजिए, 4 नंबर है ना, कुछ कुछ ही लिखना है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जिद करे कि जी लिक्विडिटी को मैंने डेट इक्विटी रेशो को भी लिक्विडिटी में बताना है, हालांकि ज़रूरत नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, डेट रेशो है, इसको सॉल्वेंसी रेशो कहा था हमने, जाके पढ़ के देख लें, पढ़ के देख लें, ठीक है, प्रॉम्प्ट जल्दी, तेज़, क्विक, देखो आपकी लिक्विडिटी रेशो में 2 रेशोज थी, करंट और क्विक, करंट और क्विक, ये
लिक्विडिटी रेशियोज कौन सी हैं? करंट रेशो और क्विक रेशो। ये डेट इक्विटी रेशो कौन सी रेशो है? इसको डेट रेशो भी कहते हैं और सॉल्वेंसी भी, ठीक है। तो उसने सॉल्वेंसी पे कमेंट नहीं मांगा हुआ। खैर इतनी बात काफ़ी थी। अगर कोई ज़िद करे लिखना है, ये मैं बाद में मिटा दूंगा। अगर कोई डेट इक्विटी रेशो के ऊपर भी कमेंट करना पड़ता तो हम यूँ करते। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन टू फाइनेंस परचेज ऑफ बिल्डिंग रिजल्टेड इन इंक्रीज इन गियरिंग रेशो बट इट इज़ स्टिल अंडर 50%, विच मीन्स कंपनी इज़ स्टिल लेस रिस्की, ठीक है। लेकिन मैं इसको छुपाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ आप सिर्फ इस करंट रेशो को कमेंट करें, ठीक है जी। वो इसलिए बता दिया ताकि आपको पता हो कि हाँ जी ये बात इस तरह से करनी पड़ सकती है, तो आपने कर ली, ठीक जी। बेटा नेट सेविंग वाली, बेटा कितना रेंट था एनुअल? 15 मिलियन। सवाल फिर ओपन करना पड़ेगा मुझे, मैं जाता हूँ सवाल की तरफ। तैयार जा, तस्वीर बना लें। SKL had been running its business in a rented building whose annual rental was 15 मिलियन। डन हो गया। अब ये जब हमने खरीद ली तो ये किराया हमारा बच गया, सेविंग आ गई 15 की, रेंट सेव्ड 15। $15 मिलियन रेंट सेव हो गया। उसके बाद लेकिन एक मसला और हो गया। अब ये बिल्डिंग हमने ले लिया तो अब इसका किराया हमारा एक्सपेंस नहीं है, लेकिन इसकी डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। अब वो डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन जो है वो 200 मिलियन की बिल्डिंग है और उन्होंने कहा है कि 40 साल इसकी यूज़फुल लाइफ है जी, 5। और उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में देखो ना इंक्रीज़ आया है, फाइनेंस कॉस्ट में 5 रुपये का इंक्रीज़ आ गया है, ठीक है। तो ये भी तो इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों इंक्रीज़ हुआ है? क्योंकि हमने लोन बढ़ा लिया, ठीक है। तो 5 का इंक्रीज़ आ गया, तो ये भी सेविंग निकल गई। तो मैंने इसलिए कह दिया नेट सेविंग ऑफ 5। 15 का रेंट सेव हुआ, लेकिन 5 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ी हमें, और लोन चूँकि लेके बिल्डिंग ली थी तो उस पर इंटरेस्ट भी आ गया, लेकिन फिर भी हमें सेविंग नेट में मिल गई है, ठीक है जी। आ सकता था, लॉस तो नहीं कह सकते उसको, मतलब आपको नेट में सेविंग नहीं है बस, हाँ नेट एक्सपेंस आ जाता कि आप रेंट से 15 मिलियन करते, इधर डेप्शन 10 मिलियन आ जाती, यहाँ 10 मिलियन का इंटरेस्ट पे करते, तो आपने तो फिर नुकसान ही कमाया। आपने 5 मिलियन का नुकसान कर दिया, अच्छे वाला किराए पे बैठे हुए थे, बैठे रहते। मतलब फिर ये हर साल यही काम हो रहा है आपके साथ, जब तक लोन न दे दें तो रहने दें, काम करने, किराए पे बैठे रहें, कोई मसला नहीं, ठीक है। डन हो गया जी। क्वेश्चन 7 इज ओवर। क्वेश्चन 8 मैं पार्ट 2 इसके बाद शुरू करेंगे जी। क्यों नहीं लिया? ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके डिसीजन पे। बिल्कुल बिल्कुल, भाई का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने बात की थी 2-3 जगह, एक हमने कहा था इक्विटी में एवरेज कर लो, एक कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड में एवरेज कर लो, एक कहा था डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री में, ऐसे ही है ना। अब सिचुएशन ये हो कि 17 और 16 है, ठीक है। 17 की चेंज इक्विटी निकालते हुए, ये रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए आपने 17 के कैपिटल एम्प्लॉयड को एवरेज कर लिया, क्योंकि 16 7 था। लेकिन जब 16 पे गए तो वहाँ पर 15 नहीं है, तो फिर 16 को एवरेज कर सकते हैं, तो फिर क्लोजिंग ले लें। लेकिन जहाँ मुमकिन हो वहाँ एवरेज कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो आप 17 का एवरेज करें और 16 का सिर्फ आप क्लोजिंग यूज़ कर लें, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कैलकुलेशन उसने देखनी है आपकी, उसको उस कैलकुलेशन। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आपने जो रेशो निकाली उसमें आपसे कोई कैलकुलेशन एरर हो गई, ठीक है। उस कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर था आपने उसको सही इंटरप्रेट कर दिया है, तो उसके मार्क्स आपको अवॉर्ड कर देगा वो, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, ठीक है ना। तो एवरेज करें आप, बस जैसे कहा वैसे कर दें, कोई मसला इन्होंने नहीं किया तो। अच्छा जी, कहाँ थे हम? चलें आगे। डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, इसके बाद पार्ट 2 शुरू करना है। ये जल्दी से 5-1 मिनट में कर लें, ये बहुत आसान सवाल था। कितनों ने ट्राई किया? माशाल्लाह 2-3 बच्चों ने ट्राई कर दिया। हाइब्रिड में भी कोई है आज काम कोई? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ।
कीबोर्ड लिमिटेड इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। डाटा गिवन है, उन्होंने कहा है 3 साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट गिवन है। कंप्यूट वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज, मतलब आपने डेटर डेज निकालने थे, इन्वेंट्री डेज निकालने थे, क्रेडिटर डेज निकालने थे, और फिर इन तीनों को मिलाकर वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज निकाल लेना था। ठीक है जी, ये 4 रेशोस उसने कहा कंप्यूट करो, कंप्यूट फिलहाल। उसके अलावा लिक्विडिटी रेशोस जी, करंट रेशो और क्विक रेशो, तजाब टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, तो ये कितनी हो गई टोटल? 6 रेशोज नहीं, 12 रेशोज। लेकिन फिर वही पुरसुकून सवाल, पास करने वाला सवाल, पास करने वाली अटैम्प्ट, 11 नंबर के सिर्फ ये 12 रेशोज निकाले। जब कैलकुलेशन में कोई मसला है तो ये तो आसानी हो गई। ठीक है, अब यहाँ मुमकिन है भाई दोनों साल का एवरेज लेना इस सवाल में। ठीक है, लेंगे, जहाँ मुमकिन हो वहाँ एवरेज ले लें। अगली बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा कोई डेज बता दे मुझे 2017 से, सोल्यूशन से देख लेना, 18 और 17 सोल्यूशन से देख लें या मैं जाके देखूं? 37.4 डेटर डेज बताओ ना, 17 के डेटर डेज 17 के 37.4 37, इन्वेंट्री डेज 70.5 71, क्रेडिटर डेज 75 नेट में 33, वर्किंग कैपिटल साइकिल है 33 जी। 18 में डेटर डेज, हो 73 सेल बड़ी है, सेल बड़ी है। ठीक है, अब शायद उधार पे चीज़ें बेची हो तो बड़ी हो, शायद हमारी एफिशिएंसी न रही हो डेट्स रिकवर करने की, तभी डेटर डेज बढ़े होंगे ना। 2 वजूहत हो सकती हैं ना, हमने डेटर डेज हमारे बढ़ गए, क्या मतलब? हमने शायद अपनी क्रेडिट पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया, ज़्यादा अरसे के लिए उधार देने लग गए, लोग ज़्यादा आने लग गए होंगे, सेल भी बढ़ी है। ठीक है ना, तो एक रीज़न क्या हो सकती है डेटर डेज के बढ़ जाने की, हमारी क्रेडिट पॉलिसी रिलैक्स हो गई हो। दूसरी वजह हमारी इनएफिशिएंसी हो इन कलेक्शन ऑफ डेट्स, इन रिकवरी ऑफ डेट्स, ये 2 रीज़न हो सकते हैं। आगे बढ़ो, इन्वेंट्री डेज 73 वो यार ये भी बड़ा है, इसका मतलब वो वाली बात भी मेरी तो सही नहीं है, मेरे ख्याल में तो सिर्फ इनएफिशिएंसी ही है। बात समझ रहे हैं? क्रॉस कमेंटिंग, अगर मेरे डेट डेज इसलिए बढ़े हैं कि मैंने उधार दिया था, तो फिर मेरे इन्वेंट्री डेज जो हैं वो कम होने चाहिए थे ना, इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ना चाहिए था ना। फिर मेरे ख्याल में तो शायद ये सिर्फ महंगाई शंगाई बड़ी होनी है। खैर चलो छोड़ो, हमसे उसने से कमेंट मांगा नहीं है तो मैं वैसे ही गपशप लगा रहा हूँ। अच्छा, क्रेडिटर डेज 69 जी। अब मसला ये है कि हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ गया है, और आपको पता है कि जितना कम हो उतना बेहतर है। अब उन्होंने क्या कहा है, सजेस्ट 3 पॉसिबल मेजर्स दैट कैन बी टेकन बाय KL टू इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज। ये कब इम्प्रूव होता है? जब आपके डेटर डेज कम हो, आपकी इन्वेंट्री डेज कम हो, आपके क्रेडिटर डेज बढ़ जाएं। ठीक है, अब डेटर डेज कम करने का कोई तरीका बताओ। डिस्काउंट अलाउ करें, हम कहें भाईजान आ जाएं, पैसे दे दें, और 100 जिसने देना है वो 95 दे के अपनी जान छुड़ा ले, 5 रुपये माफ़ कर देंगे, डिस्काउंट। एक स्टेप है डेटर डेज को इम्प्रूव करने का। और हाँ, अपनी क्रेडिट पॉलिसी को स्ट्रिंजेंट कर लें, मतलब स्ट्रिक्ट कर लें, सख्त कर लें। ठीक है, अपनी क्रेडिट पॉलिसी को क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके बेचें, अपने कस्टमर की आदत। ठीक है, तो क्रेडिट पॉलिसी को क्या कर लें, सख्त करें। क्रेडिट पॉलिसी सख्त करने का मतलब क्या है
कम वक्त के लिए उधार पे दें, कम लोगों को उधार पे दें जिनसे उम्मीद हो कि वापस आ जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। इन्वेंट्री डेज कम, उसने 3 कही है, मैंने 2 डेटर के ही बता दिए। चलें आगे चलें। इन्वेंट्री डेज कम करने के लिए क्या करें? ट्रेड डिस्काउंट दें। भाई कह रहे हैं कि आप सेलिंग प्राइस को डिक्रीज़ करें, इस वजह से आपकी सेल्स बढ़ेंगी, इन्वेंट्री टर्नओवर अब्दुल्ला भाई बढ़ेगा। सफ़र की थकावट है या गोश्त की खुमारी है, बुखार है? अच्छा, अन्नी मचाई थी, मतलब अन्नी मचाई थी, पहले दिन बाहर ही रहा यार। पहले दिन तो मैं भी बाहर ही रहा हूँ, फिर मैं शॉपर लेके। हर बंदा अपनी कुर्बानियों में मसरूफ़ होता है यार। सुबह से शाम हो जाती है यार, ना घर का मुंह देखता है बंदा, ना घर वालों का। कुर्बानी और क्या है ये, मतलब ये ईद ऐसी है। मतलब मैं तो इस दफ़ा तो जिस दिन ईद थी उससे एक दिन पहले पढ़ा के गया हूँ, वरना मैं तो भाइयों कहता हूँ एक बकरा ख़रीदे बगैर छोड़ देना है। मैं एक दिन पहले आऊँगा, मैं मंडी में जाऊँगा शॉपिंग करने। सुबह जाता हूँ, शॉपिंग देख के विंडो करके आ जाता हूँ, फिर जोहर के बाद जाता हूँ, फिर ख़रीद के आता हूँ। ये और क्या है, ये ईद यही है। खुद जाता हूँ, फिर आप कुर्बानी में मसरूफ़ हैं तो वो भी मसरूफ़ रहा है, काम किया, मेहनत की है। तुम्हारी तरह थोड़ा ही है वेले निकम्मे। ओके, वेले निकम्मे, चुप करो भाई। ट्रेड डिस्काउंट दें, आप इम्प्रूव करें अपनी इन्वेंट्री डेज को बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स, बाय डिक्रीजिंग सेलिंग प्राइस। एक ऑप्शन दिया उनको, ठीक है। जाहिर सी बात है अपना ऑप्शन वो अपने वर्कआउट तो करेंगे कि हम कितनी सेल प्राइस बढ़ाएं, इससे नुकसान तो नहीं होगा उल्टा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रेडिट डेज को बढ़ाना है, क्या करें? जलील करें, उसे खज्जल करें, चक्कर लगवाएं, दरवाज़ा खोले ही ना, कहें घर पे है ही नहीं, बाबा कह रहे हैं मैं घर पे ही नहीं हूँ। ऐसे करें, ऐसे नहीं करना, ठीक है। बात यह है कि आप अपने क्रेडिटर के पास जाएं, उसके पास बैठें, उसे समझाएं कि भाईजान आप हमें निगोशिएट करें, ठीक है। आप हमें मैक्सिमम जो क्रेडिट पीरियड अलाउ कर सकते हैं आप हमें वो दें। हमारे ना ज़रा वर्किंग कैपिटल साइकिल बड़ा ख़राब हो गया, हम आपके बड़े पुराने कस्टमर हैं, तो आप हमें ना मतलब मैक्सिमम टाइम जो आप दे सकते हैं वो दें, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स, मेरे ख्याल में 4 स्टेप्स बोल दिए हमने। तो क्या 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 करना है जी? डेटर्स को डिस्काउंट दें ताकि वो जल्दी पे कर दें, या अपनी क्रेडिट पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर लें, अपनी कलेक्शन को एफिशिएंट करें। 3 हो गए, 3 तो यहीं पे ही हो गए। आगे सेलिंग प्राइस को कम करें ताकि इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ जाए, इन्वेंट्री डेज कम हो, और क्रेडिटर के साथ निगोशिएट करें कि वो मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड आपको अलाउ कर दें। इधर क्या सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस हैं? इधर क्या है? इधर भी क्वेश्चंस हैं, इधर भी क्वेश्चंस हैं। किसी एक तरफ तो सॉल्यूशन होता, ये सॉल्यूशन ही है। कौन सा सवाल था? निगोशिएटिंग, चलो ये तो हो गया। निगोशिएटिंग बेटर टर्म्स विद क्रेडिटर्स टू अवेल मैक्सिमम पॉसिबल क्रेडिट पीरियड, इंप्रूवमेंट इन डेटर कलेक्शन पीरियड बाय ऑफरिंग कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट, establishing a credit evaluation department to improve debtor collection by avoiding selling to those who have history of late payment or default, implementing strict credit policy। पेज नंबर लिखा हुआ है, पूछ ना लेना मुझसे, कहीं पूछ ही ना लेना। implementing strict credit policy, improving अच्छा, इम्प्रूविंग डेटर कलेक्शन मेरे ख्याल में ऊपर कवर कर लिया, काफ़ी है। बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, मेरे ख्याल में दोबारा इसको ना लिखें, हाँ ये कर लें बस। डिक्रीज इन डिक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, to increase sale volume, hence improving inventory turnover। ये इन्वेंट्री डेज, इम्प्रूविंग लिख दिया ना तो दोनों ही आ गए। इम्प्रूविंग बड़ी अच्छी इस्तेलाह है ना,
अगर डेज़ की बात करें तो इम्प्रूविंग का मतलब कम हो रहे हैं, टर्नओवर की बात करें तो इम्प्रूविंग का मतलब टर्नओवर बढ़ रहा है, ठीक है। हैंस इम्प्रूविंग इन्वेंट्री टर्नओवर या इन्वेंट्री डेज जो आप लिखना चाहें। तो उसने तो 3 कही थी, 2 और लिख लिए, चलो कभी काम ही आ जाता है, ठीक है। चलें जी पार्ट 2 शुरू करें यहाँ से।